अस्सलामुअलैकुम डियर नावल रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नावल तुम मेरा जुनून हो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड हो रहा है। दूसरे चैनल का लिंक कम्युनिटी में है, अभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस नावल को भी इंजॉय करें। डोंट कॉपी पेस्ट माय नावल विदाउट परमिशन। दीवानगी सीज़न 2 किस्त नंबर 5 एस कलम मैनी राजपूत। आई मिस यू वाइफी। आज आयशा ने फिर ऑफिस जाने से पहले ज़िद की थी कि वो उस पर रहम कर ले, लेकिन मशाल ने उसे ज़बरदस्ती ऑफिस भेजा था। और अभी तो वो घंटे ही गुजरे थे कि आयशा अपने कैबिन में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए अपना मोबाइल उठाए मशाल को ढेर सारी किसेस वाली इमोजीज के साथ ये मैसेज सेंड करने लग गया कि वो उसे बेतहाशा मिस कर रहा है। मशाल, जो कि आयश को ऑफिस भेजने के बाद सफ़ी शाह को लिए कुछ देर सो चुकी थी, अब जैसे ही उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाई तो मोबाइल की बीप सुनाई दी। उसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाए देखा तो उस पर आयश के मैसेजेस जगमगा रहे थे। उसने फ़ौरन ही चैट को ली और आयश की खुद के लिए दीवानगी पर मुस्कुराते सर झटका था। लेकिन मैं तो तुम्हें मिस नहीं कर रही। अपने करीब ही लेटे सोए हुए सफ़ी शाह को एक नज़र देखते मशाल ने जानबूझकर आयश को तड़पाने के लिए ये मैसेज सेंड किया तो आयश ने उस मैसेज को सीन करते बूढ़ा सा मुँह बनाया था। वो अपने मैसेज के जवाब में अपनी वाइफी की तरफ से कुछ रोमांटिक सा रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं, उसकी वाइफी हमेशा की तरह उसकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी थी। खैर, आयशा में जिस कदर रोमांस कूट कूट कर भरा था उन दोनों के लिए काफ़ी था, इसलिए अगले ही पर ढिठाई का मुजाहरा करते वो मज़ीद मैसेज टाइप करने लगा था। इट्स ओके वाइफी, लेकिन मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर भी अपनी पार्टनर को मिस कर रहा है। आयशा ने अपना मोबाइल ज़रा सा नीचे को झुकाते टांग पर टांग रखे अपनी थाइस की पिक्चर सेंड करते नीचे जुमैनी अंदाज में ऐसे मैसेज सेंड किया तो मशाल को उसके मैसेज सीन करते अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। ये शख्स दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही बेबाक होता जा रहा था। तुम ऑफिस काम में डैड की मदद करने के लिए गए हो, मोबाइल को रखो और काम करो। मशाल उसकी जुमैनी बात का भला क्या जवाब देती, इसलिए अगले ही पल रोब छाड़ते उसे डपटने वाले अंदाज में ये मैसेज सेंड किया तो कैबिन में आयश का बेबाक कहका गूंजा था। उसकी वाइफी उसकी जुमैनी बात पर किस कदर शर्मा रही होगी, ये सोचते ही आयशा कहका लगा गया था। मैंने कुछ देर ब्रेक लिया है वाइफी, ताकि आपसे बात कर सकूं। क्या कर रही हैं आप और मेरा छोटा फितना क्या कर रहा है? इस वक्त आयशा अपनी वाइफी की
मज़ीद डांट सुनने का मूड नहीं था, इसलिए अगले ही पल संजीदगी से जवाब दिया। तो मशाल ने सर झटका था। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं कुछ देर सो गई थी, अभी उठी हूँ और सफ़ीर वो अभी तक सो रहा है। मशाल ने मोहब्बत पाश नज़रों से सफ़ीर को देखते मैसेज सेंड किया। हाँ, उसके अपने बेटे को यूँ फितना कहने पर वो हमेशा की तरह एक गहरा सांस भरकर रह गई थी। इस साले का अच्छा है वाइफी, रात भर जाग कर हमारी रखवाली करता है और दिन में सो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ वाइफी, अगर मज़ीद ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे अलग कमरे में शिफ्ट कर दूँगा। साला हमें रात को करीब नहीं आने देता। मशाल का मैसेज सीन करते कि सफ़ीर शाह इस वक्त सुकून से सो रहा है। आइश जैसे जल भुन गया था। रात भर वो वक्फे वक्फे से रोता, उसे उसकी वाइफी के करीब ही नहीं आने देता था और दिन में कैसे सुकून से सो जाता था। इस बात पर आइश को शदीद तप चढ़ती थी। कम ऑन आइश, वो भी छोटा बच्चा है, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं। आइश के नेक इरादों को जान के वो सफ़ीर शाह को अलग रूम में शिफ्ट करना चाहता है। मशाल ने उसे फ़ौरन ही डपटा था। वाकई वो एक छोटे से बच्चे से ज़िद लगा रहा था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो भी बहुत छोटा था, इसलिए अभी उन्हें ज़्यादा तंग करता था। रात भर जागते रहो और दिन में सो जाओ। खैर छोड़िए, आपने नाश्ता कर लिया? आयशा ने टेबल पर रखा अपना जूस का गिलास लबों से लगाते फिर से अपना मोबाइल उठाए मशाल को मैसेज किया था। हाँ, नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा गुड। ड्रेस कौन सा पहना है आपने? आयश के इस मैसेज को सीन करते मशाल ने सर झटका था। सुबह वाला ब्लैक ही ड्रेस पहना है, अभी चेंज नहीं किया। ओह अच्छा, और ड्रेस के नीचे कौन सा कलर पहना है? वो कुर्सी की पुश से टेक लगाए, अपना निचला लब दांतों तले दबाए। ये मैसेज सेंड कर गया तो उसके मैसेज को सीन करते मशाल के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान आई थी। अब वो भला उसको क्या रिप्लाई देती, इसलिए खामोशी रही थी। जबकि दूसरी जानिब आयश उसके रिप्लाई का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। जवाब दे वाइफी यार, वरना मैं अभी आकर खुद देख लूँगा और फिर मैं देखूँगा नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करूँगा, ये आप अच्छे से जानती हैं। आयश शाह अब बेबाकी पर उतर आया था। उसकी बेबाक धमकी का मतलब समझते मशाल ने फ़ौरन ही हाथ चलाते मैसेज टाइप करना शुरू किया था कि मुबादा वो अपनी ज़िद में आए, इस वक्त ऑफिस से वापस ही ना लौट आए। ब्लैक के नीचे भी ब्लैक ही पहना है। मशाल ने शर्म से सुर्ख हुए ये मैसेज टाइप करते आयश को सेंड किया था, जिसे सीन करते आयश के लबों पर मायनी खेती सी मुस्कुराहट आई थी। डैम हॉट वाइफी, मैं वापस आ जाऊँ? आयश शाह ने मशाल के वजूद को ब्लैक कलर में इमेजिन करते एक ठंडिया बड़े ऑफिस से वापस आने की इजाज़त चाहिए।
तो मशाल ने फ़ौरन ही नहीं का मैसेज टाइप किया था कि नहीं, उसे अभी ऑफिस गए 2 घंटे ही तो हुए हैं, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। वाइफी यार, जितना मुझे तड़पाएंगी मुझे बर्दाश्त करना फिर उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। चॉइस आपकी है, अभी आने देंगी तो सिर्फ एक ही बार करूँगा, वरना पूरी रात में। आयशा अभी मज़ीद भी कुछ बेबाक टाइप करते, मशाल को कान की लो तक सुर्ख करता। ऑफिस में दाखिल होते अपने डैड को देखते वो इस अधूरे मैसेज को मशाल को सेंड कर गया था। "10 मिनट के बाद एक मीटिंग है और तुम मेरे साथ उसमें शामिल होगे", ज़ियान शाह ने मसरूफ़ से अंदाज में आयश को मुखातिब किए कहा। तो वो जो बड़ा फैल कर मशाल से ज़ुमैनी अंदाज में बातें कर रहा था, अपने डैड को देख सख्त बदमज़ा हुए सीधा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब मशाल उसके आधे अधूरे बेबाक मैसेज को सीन करते कान की लो तक सुर्ख हुए अपना मोबाइल रख गई थी। साथ ही उसे ये मैसेज भी सेंड कर दिया था कि वो शाम से पहले ऑफिस से वापस नहीं आएगा। उसके मैसेज को फ़िलहाल तो आयश ने सीन नहीं किया था, हाँ, लेकिन उसे कुछ देर के बाद सीन करते वो सख्त बदमज़ा हुआ था। साथ ही अपने डैड को मीटिंग रूम में मिलने का कहते वो कुर्सी की पुश से अपना कोट उठाकर पहनने लगा। माहिद मलिक कदरे बेजार सा हुए इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था। सब बड़ों के साथ साथ माहिद मलिक और महा भी वहाँ मौजूद थे, जबकि यशल वो इस वक्त अपने कमरे में थी। ये तो बहुत अच्छी बात है अबराज, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। यशल तुम्हारी ही तो बेटी है, आड़िस शाह ने इत्मीनान भरे लहजे में अबराज मलिक से कहा। तो अबराज और हुड़म कुछ पुरसकून हुए थे, वहीं शाइजा और हुड़म भी इस रिश्ते से खासे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। और महा की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। माहिद भाई, अब आप ऑफिशियली मेरे भाई प्लस जीजू बन गए हैं। महा इस रिश्ते से वाकई में बहुत खुश थी। महा की खुशी को देख माहिद मलिक ने महज सर हिलाया था। अलबत्ता इस रिश्ते से कोई ख़ास खुशी नहीं थी, इसलिए खामोश ही रहा था। महा बेटा, जाओ यशल को बुला कर लाओ। शाइजा ने महा को पुकारे उसे यशल को ड्राइंग रूम में लाने को कहा। तो महा चहकती हुई सोफे से उठती ड्राइंग रूम से कमरे की जानिब चल दी थी। यशल मस्टर्ड कलर के खूबसूरत से ड्रेस को पहने बिना किसी मेकअप के बेहद हसीन लग रही थी और बेचैन भी उतनी ही थी। वो बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते जले पैर की बिल्ली की मानिंद लग रही थी। हाँ, वो अच्छे से जानती थी कि नीचे अबराज मलिक और हुरम अपने बेटे माहिद के साथ आए थे, और बस यही सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। हाँ, कल तक वो इस रिश्ते के लिए मुतमिन नहीं थी, लेकिन अपने मामा बाबा को पुरसकून और मुतमिन देख उसने भी अपने दिल को समझा लिया था कि हो ना हो माहिद मलिक ही उसकी किस्मत है। आपी, ये क्या, अब अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? थोड़ा सा मेकअप ही कर लें। महा अभी कुछ देर पहले ज़बरदस्ती यशल को कपड़े थमा कर गई थी।
जिसे उसने पहन तो लिया था लेकिन मेकअप अभी तक नहीं किया था। इसलिए कमरे में दाखिल होते ही महा ने उसे खपकी से देखा था। महा, यहाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें मेकअप की पड़ी है, मुझे कोई मेकअप नहीं करना। यशल ने फ़ौरन ही महा को डपट दिया तो वो अपनी आपी की डांट पर मुंह बना गई थी। अच्छा ठीक है आपी, मुझे तो मत डांटें, चले आए, मामा आपको बुला रही हैं। महा ने अपनी नाक मुंह बनाते अपने मामा का पैगाम यशल को दिया कि वो उसे नीचे बुला रही हैं, तो यशल के डर और घबराहट में मज़ीद इजाफा। नीचे? लेकिन मामा मुझे क्यों बुला रही हैं? यशल ने कैसा बेवकूफ़ाना सवाल किया था, उसे खुद भी अंदाज़ा न हुआ। और दूसरी तरफ महा, वो मुंह खोले अपनी आपी को देखने लग गई थी, जो यूं तो बड़ी कॉन्फिडेंट बनती थी, लेकिन अब ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हो। और हकीकत भी यही थी कि यशल वाकई में बहुत नर्वस हो रही थी। हाँ, पहले की बात और थी, वो अबराज मलिक और हूरम की के आने पर बहुत खुश होती थी, उनसे मिलती भी थी, लेकिन आज माहिर की मौजूदगी को महसूस करते और उसके सामने जाने पर उसे झिझक हो रही थी। आपी, जाहिर है आपके रिश्ते की बात हो रही है तो मामा आपको ही बुलाएंगी ना। चले अब आ जाएं, वरना आपकी तरह मामा भी मुझे ही डांटेंगे। महा ने मासूमियत से कहा तो यशल ने सर झटका था कि हाँ, वो भी कैसा बेवकूफ़ाना सवाल कर रही थी। उसकी मामा ने उसे बुलाया था तो उसे जाना तो ज़रूर था, इसलिए बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाए वो खुद पर अच्छे से उड़े। अब महा का हाथ थाम गई थी। महा, तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है आपी, मैं आपके साथ ही रहूँगी, चलिए अब आएँ। महा यशल का हाथ थामे अब उसे पुरसकून होने का कहते कमरे से बाहर आ गई थी। यशल ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते धीमी सी आवाज़ में सलाम कहा तो सब बड़े उसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे, सिवाय माहिर मलिक के, जो कि सख्त बोरियत महसूस करते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर झुक गया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। हूरम ने मोहब्बत भरे लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहते यशल को अपने करीब ही आकर बैठने को कहा, तो माहिद मलिक ने अब के बाद स्क्रीन से नज़रें उठाए सरसरी तौर पर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी यशल पर डाली। सादा सी शलवार कमीज़ में सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े, बिना किसी मेकअप के वो उसे कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, मगर माहिद मलिक की बहुत सी मॉडर्न लड़कियों से दोस्ती रही थी और अब भी थी, जो कि हर वक्त अपने चेहरे पर मेकअप की तहें लगाई रखती थी और उनका बोल्ड अंदाज माहिद को काफ़ी भाता था। इसलिए उसे यूं सर से पैर तक ढकी यशल कुछ खास पसंद नहीं आई थी। माहिद मलिक अपनी नज़रों का जाविया बदलते फिर से मोबाइल स्क्रीन पर झुक गया था, जबकि यशल वो कंफ्यूज सी हुए हूरम के पास आकर बैठ चुकी थी।
अब सीन कुछ यूँ था कि हूडम की एक जानिब माहिद मलिक और दूसरी जानिब यशल बैठ चुकी थी। मज़ीद कुछ रस्मी बातचीत के बाद हूडम ने माहिद मलिक के कान के करीब झुकते सरगोशी की थी कि वो अपना ये मोबाइल बाद में देख ले, अभी यशल को अंगूठी पहनाए। और माहिद मलिक, जो कि सिर्फ अपने मॉम डैड की बात मानते आया था कि अभी सिर्फ रिश्ते की बात होगी, अब उनका ये कहना कि वो यशल को अंगूठी पहनाए, हैरानगी से अपनी मोम की जानिब देखने लगा। कम ऑन मोम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने सिर्फ कहा था कि रिश्ता होगा, ये मंगनी वाला क्या सीन है अब? माहिद मलिक, जो दिल में सोच बैठा था कि ये रिश्ता होते ही वो चंद दिन बाद अपनी लंदन की फ़्लाइट लिए एक बार फिर से वहाँ फरार हो जाएगा, अब इस मंगने वाले चक्कर को सुनते उसे शदीद कोफ्त महसूस हुई थी। जबकि हूडम, उसने माहिद मलिक की बात को सुनते उसे एक सख्त घूड़ी से नवाजा था। माहिद, बस बहुत हो गया, ये रही अंगूठी, चलो शाबाश, इसे यशल के हाथ में पहना दो। हूडम ने अपने बैग से अंगूठी निकालते उसे माहिद मलिक के हाथों में ज़बरदस्ती थमाया और फिर उन दोनों के दरमियान से उठ गई थी। माहिद मलिक इस अंगूठी को और फिर यशल को देखते एक गहरा सांस भरकर रह गया था, जो कि उससे कुछ फासले पर ही अपने दोनों हाथ गोद में रखे कंफ्यूज सी बैठी थी। नज़रें झुकी हुई थीं जैसे वो भी उसकी तरह इस रिश्ते से नाखुश हो। चलो बेटा, अपना हाथ आगे करो। हूडम ने माहिद मलिक से कुछ फासले पर बैठी यशल को पुकारा तो वो मज़ीद कंफ्यूज होते अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। यह सब कुछ उसके लिए बहुत नया था और फिर यूं अचानक हुआ कि वो ठीक से कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। माहिद मलिक उन दोनों के दरमियान मौजूद फासले को थोड़ा सा कम करते यशल के मज़ीद करीब हुआ कि उसकी नज़दीकी पर यशल के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। हालांकि उन दोनों के दरमियान में अच्छा खासा फासला मौजूद था, फिर भी माहिद मलिक का यूं करीब होना यशल के दिल की धड़कनों को बढ़ा गया था। उसने बेहद कन्फ्यूज होते अपना बायां हाथ थोड़ा सा आगे किया, जिसे अगले ही लम्हे सर झटकते माहिद मलिक ने थाम लिया था। और उसके हाथ को थामते माहिद को यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी बर्फ़ की सिल को हाथ लगा लिया। उसका हाथ बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा था और मुसलसल कपा भी रहा था। वो उसकी हालत देख अच्छे से महसूस कर गया था कि इस वक्त वो किस कदर कंफ्यूज हो रही थी। उसकी नर्वसनेस को उसका गवारपन समझते माहिद मलिक को शदीद कोफ्त महसूस हुई। खैर अगले ही लम्हे वो उसके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते उसे अंगूठी पहनाने लगा तो उसके हाथ की सख्ती पर यशल के दिल में अनजाना सा डर पैदा हुआ था। उसे माहिद मलिक का यूं छूना, बल्कि सख्ती से उसे छूना, उसके डर और घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया था। माहिद की अंगूठी पहनाते ही ड्राइंग रूम में माहा की तालियों की आवाज़ गूंजने लगी थी और यशल, वो फ़ौरन ही अपना हाथ माहिद मलिक के हाथ से पीछे हटा गई थी। उसके खुरदरे हाथों का लम्स और तपिश वो अभी भी अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। मज़ीद कुछ देर के बाद खाने का एहतमाम किया गया था। माहिद मलिक ने खाना खाने से इनकार करते एक ज़रूरी काम का बहाना करते
वहाँ से फरार हो जाना ही बेहतर समझा था। उसे इस फैमिली माहौल से अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से जा चुका था। जबकि अबराज, मलिक और हुरम मज़ीद कुछ देर वहाँ रुकते फिर वापस लौट आए थे। हबी, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। जमायशा, जो अपने एक ज़रूरी काम से गया था, जैसे ही वापस लौटा तो सबसे पहले झूले में सोई हुई अपनी गुड़िया को प्यार करने लगा। और महानूर, जो कि बेड पर बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, उसके इस अंदाज पर सख्त खफा हुए बोली थी, मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो भला और किसकी होगी? तुम तो मेरी जान हो। रामायण ने अपनी नन्ही शहजादी को प्यार करते फिर अपनी दूसरी शहजादी की जानिब रुख किया था, जो कि बेड पर खफा से बैठी थी। नहीं, ऐसा नहीं है हबी, आप पहले मुझसे प्यार करते थे लेकिन अब नहीं। जमाई शाह ने जैसे ही आगे बढ़े महानूर को नरमी से अपने सीने से लगाया तो महानूर ने उसकी शर्ट की कॉलर को थामते सिसकते हुए कहा था। आंखों में बेसाख्ता ही नमी उतर आई थी। हबी की जान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। जमाई शाह ने उसके बालों को कान के पीछे अड़ेसते मोहब्बत से उसकी पेशानी पर होंठ रखते उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगाए उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था कि वो ख्वामखा ही ऐसी बातें सोच रही थी। ऐसा कुछ नहीं था। वो उससे अब भी बेतहाशा मोहब्बत करता था, बल्कि अब तो पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। नहीं अभी, आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी तबीयत का लिहाज ना होता तो अभी के अभी तुम्हारी रूम में समाई मैं तुम्हें अच्छे से बावर करवा देता मेरी जान, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मानूर को बार बार एक ही बात की रट लगाते कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। अब के बाद जमाई शाह ने बेबाकी से कहते महानूर के लबों को नरमी से छुआ था और महानूर वो उसकी बात का मतलब समझते कान की लू तक सुर्ख हुए। इससे पहले कि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाती, वो उस चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरते फिर नरमी से उसके लबों को अपने लबों में लिया था। वो बड़े ही नरमी और मोहब्बत भरे अंदाज में उसके लबों का रस अपने अंदर उंडेल रहा था और मानो जो कि इस मोहब्बत और नरमी भरे अंदाज को ही मिस कर रही थी, जमाई शाह के गर्दन में अपने दोनों बाजू डालते अपना आप उसके हवाले कर देते। जमाई शाह ने अपनी तिश्नगी मिटाए कुछ पल के बाद उसके लबों को आज़ादी दी और फिर उसे धीरे से तकिए पर लेटाते उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे। महानूर सुकून से अपनी आंखें मूंद गई थी। जमाई शाह के लब अब हसास जिल्द पर नरमी से रेंगने लग गए थे और महानूर उसकी दबी दबी सिसकियाँ कमरे में गूंजते उसे मज़ीद जुनूनी करने लग गई थी। यकदम ही उसके जहन में जमाका सा हुआ था और वो उसके नशीबो फराज से अपने लब हटाए उसकी शर्ट को ठीक कर गया था। जमार के यूँ अचानक पीछे हटने पर महानूर ने झट से अपनी आंखें खोल न समझी से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है मेरी जान, अभी हम ज़्यादा करीब नहीं आ सकते। उसे न समझी से खुद की तरफ देखता पाकर जमाइशा उसे कोहनी से हींच अपने मुकाबले बिठा नरमी से कहने लगा था,
साथ ही हाथ बढ़ाए उसे अपने सीने से लगाया था। इस वक्त महानूर से दूर रहना उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन वो उसकी सेहत के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। चलो उठो मेरी जान, तुम फ्रेश होकर चेंज करो, हम कुछ देर बाहर चलते हैं। ज़ुमाइशा अगर मज़ीद कुछ देर महानूर के करीब इस कमरे में रहता तो ज़रूर हर हद से गुजर जाता, इसलिए उसे नरमी से अलग कर दिन चेंज करने को कहा कि वो उसे और इरहा को कुछ देर बाहर लेकर जा सके ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। और महानूर वो भला क्या कहती। हाँ मैं सर हिलाए अगले ही पल उठ कर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी, जबकि ज़माइशा बीबी पड़ाव में मौजूद अपनी नन्ही शहजादी उठाकर अपनी बाहों में ले गया था।